हर 6 कपल में से एक को प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होती है। आपके हिसाब से क्या कारण है कि अब हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट गिरता जा रहा है? जो अब एक हमारे पेशेंट थे, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग करी और साथ में टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स लिए। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड, इसे यूज करने से ना स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, यू कैन हैव हायर चांसेस ऑफ कंसीविंग आफ्टर यूजिंग दीज। जो है सही समय प्रिडिक्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब क्या मेल एज इनफर्टिलिटी कारण हो सकता है? फीमेल masturbation will not lead to negative chances of pregnancy. Hi all, welcome to Fertility Focus, एक चैनल जहां हम बात करेंगे विमेन हेल्थ, प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी के बारे में। आज की चर्चा हम शुरू करते हैं हाउ टू गेट प्रेग्नेंट। मैं हूं डॉक्टर रिदम और मैं हूं गौरव कांत। सो डॉक्टर रिदम, वी आर ऑलमोस्ट 140 करोड़ इंडियंस नाउ, राइट? हमारा पहले जो 2015-16 तक जो हमारा फर्टिलिटी रेट था, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो करीबन 2.2 था। जो अभी हमारा रीसेंट 2019 का डेटा है वो कहता है हमारा फर्टिलिटी रेट है 2.0। तो वी आर जस्ट रिप्लेसिंग ह्यूमन नाउ। तो आपके हिसाब से, आप एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, आपके हिसाब से क्या कारण है कि अब हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट गिरता जा रहा है? बिल्कुल, फर्टिलिटी रेट तो आपने आंकड़ों में बताया कि ऐसे कम हो रहा है, पर क्या आप जानते हैं इनफर्टिलिटी कैसे बढ़ रही है? हर 6 कपल में से एक को प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो आई बिलीव है वो है एज, क्योंकि मैरिजेस लेट होती हैं, प्रेगनेंसी लेट प्लान होती है, और साथ ही जो आजकल लाइफस्टाइल है जिसमें एक्सरसाइज कम है, जंक फूड ज़्यादा है, प्रोसेस फूड ज़्यादा है, उन सब की वजह से कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे फर्टिलिटी बाय मींस ऑफ एग एंड स्पर्म अफेक्ट होती है, जिसके चलते प्रेगनेंसी अपने आप से आना, नेचुरली आना डिक्लाइन होता जा रहा है। तो जैसा आपने बोला कि एज, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, मेल एज और फीमेल एज? वेल, फीमेल एज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फीमेल एज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक फीमेल जो है उसमें एग लिमिटेड नंबर्स में होते हैं। सो जितने एग्स वो लाइफ टाइम में प्रोड्यूस कर सकती है, शी इज़ बॉर्न विद दैट। अब हर महीने एग एक ही बनता है, एंड इफ यू कैलकुलेट द रिप्रोडक्टिव ईयर्स, सो प्रोबेबली अगर वो शादी 25 से करेंगी तो 25 से 45, 20 साल का उनके पास रिप्रोडक्टिव टाइम है। बट अगर शादी 35 साल में होगी तो सिर्फ 10 साल का रिप्रोडक्टिव टाइम है। एंड इफ यू कैलकुलेट इनटू मंथ्स, सो अराउंड 120 months fertility that she has. And with this there is a thing कि एग रिजर्व तो उम्र के साथ कम होगा ही होगा, साथ ही क्वालिटी भी अफेक्ट हो जाती है। सो उसकी वजह से क्या होता है कि आगे मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाएगा, प्रेगनेंसी आएगी तो जेनेटिक सिंड्रोम्स होने का रिस्क ज़्यादा होता है। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नेचुरल प्रेगनेंसी आने में, उसके सस्टेनेंस में अफेक्ट करती है। और क्या मेल एज इनफर्टिलिटी कारण हो सकता है? पहले तो ऐसा सोचते थे कि 60 ईयर्स पे भी प्रेगनेंसी हो तो बिल्कुल ठीक है, बट आज के डेट में रिसेंट डेटा ये कहता है कि अगर 40 से ऊपर एक फादर बनना चाह रहे हैं मेल, तो उस केस में भी फर्टिलिटी थोड़ा बहुत डिक्लाइन करती है। और कुछ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटिज्म होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, जो बच्चों में ज़्यादा देखा गया है अगर फादर की एज 40 से ऊपर हो। सो मोटे मोटे तौर पे प्रेगनेंसी आना विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट, बट देन हाउ डज द बेबी बिहेव लेटर, क्या उस पर कोई इम्प्लीकेशन है? तो स्टडी सपोर्ट करती है कि प्रेगनेंसी मेल्स को भी 40 से पहले करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर रिदम, फीमेल में कौन से वो कारण हो सकते हैं? आपने बता दिया एज तो एक रीज़न है बहुत बड़ा जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, राइट? अगर आप लेट प्लान कर रहे हो, उसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? जैसे मैंने सुना है ओबेसिटी एक कारण है जिसकी वजह से आपको शायद इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक। देखो, आप ने टर्म सुना है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम? हाँ। सो पीसीओएस एक हार्मोनल समस्या है, ठीक है? आज की डेट में अराउंड 4 में से एक फीमेल को पीसीओएस होता है। ओके। एंड नाउ व्हाट इज पीसीओएस ट्रिगर्ड बाय? इट इज ओबेसिटी। सो बहुत सारे लोग जिनको पहले प्रेगनेंसी आ गई, सेकंड नहीं आ पा रही, या जिनके पेरेंट्स को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, उनमें भी ऐसा है कि वो कुछ ना कुछ जीन्स कैरी करते हैं, जिसकी वजह से वेन एवर दे टेंड टू पुट ऑन वेट, जब भी वो ओबीज होते हैं, यानी जब भी उनका वजन उनकी हाइट के हिसाब से जो नॉर्मल होना चाहिए, जिसे हम बीएमआई कहते हैं, राइट, उससे बढ़ जाता है, तो उनकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस ट्रिगर हो जाते हैं, जिसके चलते या तो द साइकिल्स गेट डिसरप्टेड, लेट आनी होगी, पीरियड का फ्लो अफेक्ट हो जाता है,
लेट साइकिल्स होती है तो प्रेगनेंसी कब प्लान करनी है नहीं पता चल पाता है. Then they take a lot of time in getting pregnant as compared to anybody else. And pregnancy आ भी जाती है तो miscarriage rate is much higher in obese women as compared to other women who have normal BMI. Not just this, प्रेगनेंसी के दौरान बीपी होने की, शुगर होने की, बाकी पल्स रेट ज़्यादा चलना, थकावट ज़्यादा होना, ये सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, सिजेरियन के चांसेस ज़्यादा होना, बच्चे का वेट ज़्यादा होना, ये सब ओबीज वुमेन में देखा जाता है. सो इफ़ आई से इट राइटली, ओबेसिटी इज़ द मेन रीज़न दीज डेज जो बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे. एंड इट इज़ नॉट जस्ट इन फीमेल्स, इवन इन मेल्स. इफ़ यू सी, अगर वेट ज़्यादा होता है तो आपने सुना होगा कि लाइफस्टाइल वेट जो है वो अफेक्ट करता है स्पर्म काउंट को, स्पर्म मोटिलिटी को. वो कैसे करता है कि ये सारा जो फैट सेल्स होते हैं वो एक मेल की बॉडी में फीमेल हार्मोन्स की सिंथेसिस को एनहांस करते हैं, जिसके चलते जो रेशियो है मेल और फीमेल हार्मोन का एक मेल में वो खराब हो जाता है. और क्योंकि फीमेल हार्मोन बढ़ता है तो स्पर्म काउंट मोटिलिटी अफेक्ट हो जाती है. तो ओबेसिटी सिर्फ फीमेल में नहीं, मेल में भी इनफर्टिलिटी का कारण बनती है. अच्छा, मैं इसके बाद में जहाँ ओबेसिटी की बात हो रही है और जहाँ अपने यहाँ लाइफस्टाइल मैनेज की बात हो रही है, तो एक ऑर्थोडॉक्स फीलिंग है कि अगर लड़कियाँ जिम जाएंगी तो उनके टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएंगे और वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती. ये एक बिल्कुल ही मिथ है, बिकॉज प्रोबेबली बॉडी बिल्डिंग हैज़ बीन एसोसिएटेड विद मेल हॉर्मोन्स. प्रोबेबली दैट्स द बेसिस दैट आई सी ऑफ दिस. और दूसरी बात क्या है, जो लोग जिम जाते हैं अ लॉट ऑफ टाइम्स दे टेक अ लॉट ऑफ टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स. सो नाउ एवरीथिंग कम्स टू द फैक्ट कि ये जो मेल हार्मोन के सप्लीमेंट है ये फीमेल ने लिए हैं या नहीं लिए. ओके. अगर ये एंड्रोजेनिक सप्लीमेंट, ये मेल हार्मोन के सप्लीमेंट अगर फीमेल लेती है, एंड आई विल कम टू मेल ऑल्सो, तो उस केस में जो रेशियो है वो डिस्टर्ब होगा. उनमें मेल हार्मोन बढ़ेंगे, फीमेल कम होंगे, तो जो उनकी नॉर्मल साइक्लिकल पैटर्न है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से नहीं होगा. सो ओवुलेशन इफेक्ट होगा, कभी कभी पीरियड्स आने बंद ही हो जाते हैं, पहले तो लेट होंगे, फ्लो कम होगा. तो सारे वो चेंजेस जो मेल में होते हैं, हालांकि उनका इंटेंशन कुछ और है, प्रोबेबली इट इज जस्ट टू बिल्ड द मसल मास, but that will disrupt their cyclicality, their hormones, their ovulation and hence infertility. But otherwise सिर्फ जिम करने से, वेट लिफ्टिंग से, हेवी एक्सरसाइजेस से, पर से अगर उनको इतना मेंटल स्ट्रेस नहीं हो रहा तो साइकिल्स में फ़र्क नहीं पड़ता है और वो प्रेगनेंसी कैरी कर सकती है. आपने सेरेना विलियम्स को सुना होगा, शी वॉज प्रेगनेंट व्हाइल शी वॉज प्लेइंग. सो अपना डेली रूटीन, अपना फिजिकल एक्टिविटी किसी में अगर कोई इन्वॉल्व है, अगर वो कंटिन्यू करते करते ट्राई करते हैं, दे कैन गेट प्रेग्नेंट. है देयर इज अ कैच, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर बहुत ज़्यादा फीमेल करती है तो उसमें क्या होता है, एक मेंटल स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोन दिमाग से रिलीज होता है, जो ओवुलेशन करने में हेल्प करता है, जिसे गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं. सो नॉट जस्ट एक्सरसाइज, एग्जाम स्ट्रेस से गर्ल्स टेंड टू मिस आउट ऑन द पीरियड्स, फैमिली स्ट्रेस से, कुछ घर में मानसिक तनाव होता है, या कुछ ऐसा होता है ऑफिस को लेके स्ट्रेस होता है. वी सी सो मैनी पेशेंट्स कमिंग टू अस दैट वी मिस्ड आउट ऑन अ साइकिल, एंड इफ़ यू टॉक टू देम कुछ नहीं होता, या तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा डाइटिंग, ऑफिस स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, समथिंग ऑफ द काइंड जस्ट ट्रिगर्स दिस ऑफ, एंड इट इज़ नॉट अ वेरी परमानेंट थिंग टू हैपन. उस महीने हुआ, साइकिल डिले हुई या मिस हुई, एंड देन द नेक्स्ट मंथ व्हेन दे आर बैक टू द नॉर्मल रूटीन, एवरीथिंग गोज फाइन. So ovulation and fertility is lot related to how the hormones are released in a female, rather than the fact that she goes to the gym. Now coming to male, so अगर males भी androgenic ये टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनमें भी जो हार्मोन है जो स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसके चलते उनको इनफर्टिलिटी के इश्यूज आते हैं, सीमन एनालिसिस, स्पर्म काउंट जो होता है वो कम हो जाता है, एंड प्रेगनेंसी प्लान करने में दिक्कत. तो आप कह रहे हो लड़के जिम जाते हैं, जिम जाने से उनका स्पर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मगर वो जो इंजेक्शन लगाते हैं उससे फर्क पड़ता है. अब इंजेक्शन में भी अगेन इफ यू आर गोइंग इनटू दिस, सो डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंटेशन, यस, इन एनी फॉर्म इफ इट इज टेकन, वो अफेक्ट करेगी स्पर्म प्रोडक्शन को, और जिमिंग में. अच्छा, मैंने तो देखा वो काफ़ी सारे आजकल दे हैव अ ह्यूज बास्केट ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन और पता नहीं कितनी चीज़ें. सो वेल, जब भी कोई ऐसा कर रहा होता है हम कहते हैं सब कुछ बंद कर दो पहले,
and then we see and then we work them up. Once the effect weans off of all these medications, then we see. बट मोस्टली जो स्टेरॉइड्स होते हैं, जितने भी एंड्रोजेनिक हार्मोन्स होते हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, उनका असर रहता है और कुछ 2-3 महीने के गैप के बाद ये रिवर्स हो जाता है. तो हम उस टाइम पे अगर उन्हें वर्कअप करें या उस टाइम पे वो ट्राई करें तो प्रोबेबली गेटिंग प्रेग्नेंट शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट. तो अब एक हमारे पेशेंट थे, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग करी और साथ में टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स लिए. बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड कि मसल बिल्ड तो बहुत अच्छा हो गया, बट वो ही लगातार प्रोसेस कर रहे थे. एंड व्हेन दे वांटेड टू प्लान अ प्रेगनेंसी, हमने उन्हें इन्वेस्टिगेट किया. जो जनरल हम फीमेल के टेस्ट करते हैं वो करें, और मेल्स के लिए एक टेस्ट कराते हैं जिसे सीमन एनालिसिस कहते हैं. सो आप मानेंगे सीमन एनालिसिस में द स्पर्म काउंट वाज एब्सोल्युटली निल, एंड जो हार्मोन लेवल्स थे वो बहुत ज़्यादा थे. सो नाउ वी एडवाइज देम, हमने इनफैक्ट डीप हिस्ट्री ली, तब जाके पता चला, क्योंकि ये इतना नॉर्मलाइज हो गया है जिमिंग के साथ कि लोगों को रियलाइज भी नहीं होता कि उन्होंने क्या ले लिया और क्या नहीं लिया. सो आफ्टर वी टुक अ डिटेल हिस्ट्री, पता चला वो क्या क्या ले रहे थे, सारी चीज़ें बंद कराई. एंड देन 3 महीने के गैप के बाद फिर हमने सारी चीज़ें रिपीट करी. कुछ काउंट्स बढ़ने लग गए, कुछ हार्मोन्स नॉर्मल आने लग गए, एंड देन उसके और 3 महीने बाद जाके वी हैड अ बेटर रिजल्ट इन द इन्वेस्टिगेशन. प्रेगनेंसी आ गई उसके बाद? हाँ, उसके बाद नेचुरली प्रेगनेंसी आ गई. ऑफ कोर्स वी दे डिडंट नीड एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट बिकॉज दैट वाज द रीजन दैट दे वर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट. वेरी नाइस. अच्छा, मैंने ना वो डॉक्टर क्यूटरस वाला एपिसोड देखा था जहाँ पे मैंने उनसे ही सुना था कि अ कपल वाज नॉट एबल टू कंसीव बिकॉज जो मेल था ना वो नाभि में सेक्स कर रहा था. ये मैंने भी सुना था. एंड इट इज़ नॉट वेरी अनयूजुअल टू फाइंड सच कपल्स कमिंग टू द क्लिनिक. कुछ होते हैं जिनको एक्चुअली फीमेल पार्ट्स के बारे में नहीं पता होता. एंड सरप्राइजिंग क्या होता है कि एज अ रेसिपिएंट जो फीमेल्स हैं वो भी इतनी ओपन नहीं होती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन या वट एवर बी द थिंग कि इतनी दे हैव नॉट बीन ब्रॉट अप लाइक दैट. सो ये डिस्कशन कहीं ना कहीं मिसिंग होता है. आई डोंट नो इफ यू हैव सीन डॉक्टर जी और नॉट. देयर इज अ सीन इन दैट जिसमें अगेन दे हैव हाईलाइटेड द पॉइंट दैट द इंटरकोर्स वाज नॉट हैपनिंग एट द राइट प्लेस. तो ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी है कि सबको होनी चाहिए. एंड प्रोबेबली दिस इज ऑल्सो द पर्पस ऑफ द चैनल कि हम ये सारी इंफॉर्मेशन एक साइंटिफिक तरीके से अपनी ऑडियंस को दे पाए. तो किसी भी मेल के लिए कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और इनकी नॉलेज मुझे होनी चाहिए एटलीस्ट? वेल, फॉर एटलीस्ट समबडी हु इज वांटिंग टू गेट सेक्सुअली एक्टिव, दे शुड नो कि फीमेल हैज़ अ वजाइनल ओपनिंग. दैट इज द प्लेस फॉर इंटरकोर्स. And vaginal opening is surrounded by other openings. One is the urethra, जो यूरिन पास करने के लिए होता है, and the other is the anus, that is for defecation. So the central part from where the periods happen, जहाँ से period के time bleeding होती है, that is the place where the intercourse should happen. So this is what somebody should know जो sexually active होना चाह रहे हैं. जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ इतना probably पर्याप्त नहीं है. They may be trying with the right position, they may be trying in the right passage, they may be having vaginal intercourse, but still उसके beyond उन्हें पता होना चाहिए कि what goes inside a female body, किस टाइम पे ट्राई करना चाहिए, एंड वो क्या फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली हेल्प कर सकते हैं प्रेगनेंसी जल्दी लाने में. सो डॉक्टर रिदम, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. दिस सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, is it related to the intercourse and pregnancy? It's a very relevant question because a lot of times couples have sexual satisfaction, but when you ask them कि intercourse ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, some of them are absolutely clueless. Because sexual satisfaction in men and women दोनों अलग अलग तरीके से अचीव किया जा सकता है. तो ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब इंटरकोर्स पेनिट्रेटिव है और उसमें जो इजैकुलेशन से सीमेन आ रहा है वो सही जगह पर डिपॉजिट हो रहा है. सो ये सोच लेना कि इफ समबडी इज सेक्सुअली सेटिस्फाइड मीन्स दे आर हैविंग द राइट काइंड ऑफ सेक्स फॉर प्रेगनेंसी, इट्स रॉन्ग. बिकॉज ये जब बहुत डिटेल में लोग बात करते हैं ना तब पता चलता है कि एक तो हमने बात किया दे डोंट नो द राइट ओपनिंग. Right. Second, the ejaculate is not in the vagina.
फॉर वेरियस रीजंस, इट कुड बी कोई प्रॉब्लम है मैन में, इट कुड बी कोई फीमेल में प्रॉब्लम है, जिसे हम वजानिस्मस कहते हैं, जिसमें इंटरकोर्स में बहुत दर्द होता है तो फीमेल अलाउ ही नहीं करती एंड द इंटरकोर्स जस्ट हैपन बिटवीन द थाई. इट इज़ नॉट अ पेनिट्रेटिव सेक्स. एंड सिमिलरली मैन में कभी प्रॉब्लम होते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के, तो उसमें उनका अपना अपना थ्रेशोल्ड होगा सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन का, बट उससे प्रेगनेंसी आएगी नहीं आएगी दैट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड. सो अपना जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, जब हम बात करते हैं, हमारे पास कोई कपल आता है, तो सबसे पहली बात जो ये होती है वो ये होती है कि इज कोइटस, इज इंटरकोर्स हैपनिंग फर्स्ट, is it happening correctly, second, is it happening at the right time, how is the frequency. For us, sexual satisfaction is not a question when somebody is planning a pregnancy. It may be a concern with them and they can bring up questions related to that, but not for pregnancy. सो डॉक्टर रिदम, अभी हम बात कर रहे हैं इंटरकोर्स के बारे में, तो एक्चुअली में सही समय कब होता है इंटरकोर्स करने का एक फीमेल साइकिल के हिसाब से? सो वेल, सही समय प्रिडिक्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है. अब प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी कैलकुलेट होती है किसी की साइकिल लेंथ कैसी है उस हिसाब से. सो यूजुअली फीमेल्स की साइकिल 28-30 डेज की रहती है. अब उसमें ओव्यूलेशन यानी एग जो रिलीज होना है उसका टाइम रहता है मिडल ऑफ द साइकिल. एंड अगर हम सही सही कैलकुलेट करें, सो वी माइनस 14 डेज फ्रॉम द साइकिल लेंथ. So for a 28 day, it is 14 day. For a 30 day, it is the 16 day. That is the day of egg release. And most of the people don't know. जिस दिन egg release होता है body में, वो सिर्फ उसी दिन के लिए fertilizable state में रहता है. तो intercourse अगर उससे 2-3 दिन पहले हो रहा है या एक दिन उस दिन या उसके अगले दिन हो रहा है, that is the time when there are the chances of pregnancy. And contrary to this, a sperm can survive in a female body for around 2 to 3 days, maximum up to 5 days. So एक विंडो डिफाइन होता है. एक वो दिन तो जानना बड़ा मुश्किल होता है, पर एक वो विंडो डिफाइंड है जिसको फर्टाइल विंडो कहते हैं. तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं. ये जो एग रिलीज होने का दिन है, इससे 4 दिन पहले से लेके 1 दिन बाद तक. And having intercourse is this time will give pregnancy result if rest of the things are okay. सो डॉक्टर रिदम, आप अभी साइकिल के बारे में बता रहे थे कि ये 30 दिन की होती है, 28 दिन की होती है, बट एक्चुअली साइकिल होती कैसे, क्या है, और कैसे पता चलेगा किसी को कि ये साइकिल है? अच्छा, सो फॉर वुमेन हु सी देयर पीरियड्स रेगुलरली, फॉर देम ब्लीडिंग के ऑनसेट से हम साइकिल का स्टार्ट मानते हैं. जिस दिन से शुरुआत होती है, हाँ, उसको हम कहते हैं LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. मोस्ट ऑफ द थिंग्स इसी रेफरेंस से डिस्कस होती हैं. प्रेगनेंसी प्लान करना, प्रेग्नेंट होना, प्रेगनेंसी के कितने वीक्स हैं, ये सब LMP से डिसाइड होता है. सो द फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग is actually the start of the cycle. Okay. And it continues till the next time she has a bleeding. This is one cycle. Okay. So अब ये cycle length जो है, जो हमने बात करा, एक bleeding के बाद दूसरी bleeding कब आएगी, this is the cycle length. It is variable. 26 दिन हो सकता है, 28 दिन हो सकता है, 30 हो सकता है, 32 हो सकता है. But as long as ये regular है, ये cycle है. Okay. And that's why periods are called periods. तो डॉक्टर रिदम, हमने ये तो सीख लिया कि साइकिल क्या होती है, LMP क्या होती है, मगर जो लोग ट्राई कर रहे हैं, बहुत बार होता है कि वो ना रोज ट्राई कर रहे होते हैं शुरू से एंड. हाँ, वो रोज ट्राई. रोज की बात करो, लोग सुबह शाम भी ट्राई कर रहे होते हैं. सो लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिया कि एग 12 से 24 घंटे तक फर्टिलाइजेबल है, दे थिंक स्पर्म हर 12 घंटे में डिपॉजिट होना चाहिए. बट दैट्स नॉट द फ्रीक्वेंसी दैट वी थिंक इज डिजायरेबल. हमने जब ये सोचा कि एग, हमने जब ये जाना कि एग 12 से 24 घंटे तक फर्टिलाइजेबल है, वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि स्पर्म एक फीमेल बॉडी में 2 दिन तक ठीक रहता है. तो हैविंग ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स इज फाइन फॉर ट्राइंग फॉर अ प्रेगनेंसी. तो फ्रीक्वेंसी फर्टाइल विंडो में ऑल्टरनेट डे हो इतनी सफिशेंट है. तो क्या आप ऑडियंस को बता सकते हो कब, क्या पहले दिन से ही सेक्स करना ठीक है, या जैसा आपने पहले बताया कि जब ओव्यूलेशन होती है 14 डेज के आसपास, उस समय आप गैप देके ट्राई करें? जैसे आप मोस्टली लोग पीरियड्स ख़त्म होते ही रोज़ इंटरकोर्स करते हैं. वेल, इफ़ यू अंडरस्टैंड द साइकिल ऑफ अ फीमेल, एग बनना शुरू होता है और वो पीरियड के दौरान जब बनना शुरू हुआ है वो अभी फर्टिलाइजेबल स्टेट में नहीं है. इट विल टेक अराउंड 10-12 डेज टू मैच्योर. सो 10-12 दिन पीरियड के स्टार्ट से, जो हमने LMP बात की, तब से लेके 12 दिन तक मैच्योर होगा.
उसके बाद वो रिलीज होगा मिडिल ऑफ द साइकिल में, तभी वो एक फर्टिलाइजेबल स्टेट में है। तो पीरियड खत्म होते ही रोज इंटरकोर्स इज प्रोबेबली ऑफ नो गुड यूज। एंड ऑल्सो क्या होता है विद द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दीज डेज पीपल हैव, शुरू में तो दे ट्राई, बट बाय द टाइम वो फर्टाइल विंडो तक पहुंचते हैं तब तक आइदर दे डोंट फाइंड टाइम और दे हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन इंटरकोर्स, उन दिनों में एक्चुअली ट्राई नहीं हो पाता। सो ये जो फ्रीक्वेंसी है, जो टाइमिंग है, इसको समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप प्रिसाइजली समझना चाहते हैं कि एग कब रिलीज हो रहा है, कब ट्राई करना है, तो पीरियड शुरू होने से 10 दिन छोड़ के, मोटा मोटा अगर हम 28 दिन की साइकिल ले रहे हैं, तो डे 10 के बाद हैविंग ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स फॉर अ वीक इज मोस्टली ओके फॉर हैविंग अ गुड चांस ऑफ प्रेगनेंसी। तो डॉक्टर रिदम, अभी हम बात कर रहे थे इंटरकोर्स के बारे में, एक सही टाइम के बारे में, पर एक क्वेश्चन आता है, क्या रोज़ इंटरकोर्स करने से या फिर मैस्टरबेशन करने से या इजैकुलेट करने से आपके स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होती है? क्योंकि देखो, मैं जहाँ तक मुझे पता है कि स्पर्म टेस्टिस में बनते हैं, वो एपिडिडमस में इकट्ठे होते हैं, कुछ दिन वहाँ रहते हैं, वॉल्यूम बनता है, उसके बाद वो बाहर आता है। अगर आप रोज़ उससे निकालते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पर्म कम होती है। वेल जो आपने बात किया कि अगर रोज़ इजैकुलेट होता है तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ता है, वॉल्यूम में भी पड़ता है, कंसंट्रेशन पे भी पड़ता है, मोटिलिटी पे भी पड़ता है। पर इसमें समझने वाली बात यह है कि वो 3-4 दिन ही है जिसमें एक्चुअली प्रेगनेंसी का चांस है। सो उन दिनों पे अगर इंटरकोर्स हो रहा है, वजाइना में सीमेंट डिपॉजिट हो रहा है, तो उसमें से अच्छी फ्रैक्शन के अच्छे मोटाइल स्पर्म्स जो है वो वैसे ही फीमेल ट्रैक में असेंड कर जाएंगे। मोस्टली वुमेन कंप्लेन करते हैं कि जितना इजैकुलेट था वो लीक आउट हो गया। तो एक्चुअली जो लीक आउट हो रहा होता है दैट इज़ ऑफ नो यूज़। सो आपका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होने का कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। एक मिनिमम होना चाहिए 1 ml जैसा हम मानते हैं। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इज़ नॉट रियली रेलिवेंट इन गेटिंग प्रेगनेंसी। तो स्पर्म्स जो है वो फीमेल सिक्रीशंस में ट्रैवल करते हैं, असेंड करते हैं एग की तरफ और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो उन दिनों में हैविंग इंटरकोर्स डेली इज स्टिल एक्सेप्टेबल एंड ओके, बट too frequent masturbation and discarding semen sample in those days is not advisable because कहीं ना कहीं काउंट मोटिलिटी अफेक्ट हो रहा है और हमें जो सीमेन सैंपल है वो यूज़ करना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। डॉक्टर रिदम, अभी आपने बात करी कि सैंपल लीक हो जाता है तो इतना ज़रूरी नहीं है, 1 ml के आसपास ही ज़रूरत होती है आपकी। तो इसी से संबंधित मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग मुझसे इस बारे में पूछते हैं, क्या इंटरकोर्स के बाद लेटे रहना चाहिए? कई लोगों का मानना है कि अगर आप इंटरकोर्स के बाद लेटे रहेंगे ना उस पोजीशन में तो सैंपल लीक नहीं होगा। अब एक मूवी थी करीना कपूर की जिसके अंदर उन्होंने पोजीशंस दिखाई थी कि इंटरकोर्स के बाद अगर लेग रेस करेंगे, 2 पिलो लगाएंगे, तो उस केस में सीमन जो है वो वजाइना में ज़्यादा देर तक रहेगा। बट एज आई सेड कि सीमन का कुछ ही अमाउंट, वजाइना इज़ अ हॉलो ऑर्गन, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर अगर सीमन डिपॉजिट होगा तो वह ट्रैप हो जाएगा, नहीं, इट इज़ बाउंड टू लीक। एंड ये सब वुमेन की कंप्लेन होती है, बट उसके अंदर जब सीमन के अपने कुछ एंजाइम्स होते हैं, जब वो एक्टिवेट होते हैं वो लिक्विफाई हो जाता है, और जब सही टाइम पे इंटरकोर्स हो रहा होता है उस टाइम पे फीमेल सिक्रीशंस बहुत अच्छे होते हैं, दे आर वेरी फ्लूइडी, सो अच्छे मोटाइल स्पर्म उसमें असेंड कर जाते हैं। एंड स्टैट्स ये कहते हैं कि आधे पौने घंटे में स्पर्म जो है वो एग तक पहुंच जाता है, पूरा रास्ता ट्रैवल करके फ्रॉम द वजाइना टू द यूट्रस टू द फलोपियन ट्यूब इट रीचेस द एग। सो लेटे रहने का कोई लॉजिक नहीं है और कोई स्पेशल पोजीशन एक्वायर करने का इंटरकोर्स के बाद या पिलो लगाने का, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। इंटरकोर्स के बाद यूरिन भी पास करने जा सकते हैं, वो भी एक मिथ है। लोग सोचते हैं कि इमीडिएटली अगर हम यूरिन पास करने जाएंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाएंगे। बट येस, वन थिंग दैट इज देयर इज डाउशिंग शुड नॉट बी डन। वजाइनल वॉशिंग नहीं करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम वजाइनल वॉशिंग इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव। ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वजाइनल वॉशिंग कर ली तो प्रेगनेंसी का चांस नहीं होगा। फिर भी कुछ स्पर्म असेंड कर सकते हैं एंड दिस इज नॉट अ वे टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अच्छा डॉक्टर रिदम, मैंने अभी रिसेंटली वियतनाम गया था और मुझे बड़ी सीक्रेटली वो लोग ना ब्लैक गार्लिक बेच रहे थे। कहते इसे यूज़ करने से ना स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, यू कैन हैव हायर चांसेस ऑफ कंसीविंग आफ्टर यूजिंग दीज ब्लैक गार्लिक। क्या ये सच है? सर ब्लैक गार्लिक क्यों?
अलग अलग तरह के मशरूम्स, एवोकाडो, फैंसी डाइट्स, बीटरूट्स, इन सब का जो बेसिस है दैट इज एसेंशियली गिविंग एंटीऑक्सीडेंट्स. सो हम जब मेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, हम जब स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो उस केस में ज़्यादातर पेशेंट्स में कोई कारण नहीं होता. एंड थोड़ा बहुत जो भी वेरिएशन, जो डिविएशन आता है, नॉर्मल रेंज से कम आते हैं, उन सब केसेस में इट इज़ सीन दैट probably just lifestyle management helps. And by lifestyle I mean diet and exercise. और सप्लीमेंट्स की जब हम बात करें तो ज़्यादातर सप्लीमेंट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स. ओके. सो दीज आर ऑल नेचुरल सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. एंड ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली जाके स्पर्म पे एक्ट करेंगे. हेड टू टो कंजम्पशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इज अदरवाइज गुड, बिकॉज बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है. स्पर्म प्रोडक्शन का अपने आप से जो प्रोसेस है उसके अंदर बाय द स्पर्म प्रोडक्शन का जो अपना प्रोसेस है उस पर और बाकी चीज़ों से रिलेटेड जो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ड्रग्स है, स्ट्रेस है, इन सब से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जिसको कम करने के लिए नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट्स लिए जा सकते हैं या सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं. और अराउंड 2 to 3 months ऑफ कंजम्पशन में हमने देखा है कि फ़र्क भी पड़ जाता है स्पर्म की रिपोर्ट पे. तो अभी हम बात कर रहे थे, इसी में आपने बात करी दारू. तो क्या दारू पीने से इनफर्टिलिटी होती है? अगर हम अल्कोहल की बात करें तो देखो, डायरेक्ट इफेक्ट ऐसा नहीं है कि अल्कोहल इतनी पियो और इतना स्पर्म काउंट कम हो जाएगा. बट येस, वेदर इट इज़ अल्कोहल एंड मोर सो स्मोकिंग, ये दोनों ही चीज़ें जो है ये आपकी बॉडी में हो रहे प्रोडक्शन को अफेक्ट करती हैं. स्मोकिंग का और ज़्यादा इफेक्ट होता है बिकॉज उससे जो हमने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात करी वो ज़्यादा होता है. सो आपका जो स्पर्म पैरामीटर्स है, जो सीमेन की क्वांटिटी, क्वालिटी जो है वो अफेक्ट होती है. बट देर इज़ नो डायरेक्ट मेजरमेंट कि इतना पियोगे और इतना फ़र्क पड़ेगा. तो क्या मैं हफ्ते में पी लूँ या 2 हफ्ते में पी लूँ और कितना अलाउड है, दैट कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड. बट पर से एनी काइंड ऑफ ड्रग अब्यूज इज गोइंग टू अफेक्ट द चांसेस ऑफ फर्टिलिटी एंड नॉट जस्ट इन मेल्स. अगर हम फीमेल्स की बात भी करते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, वेपिंग, एवरीथिंग leads to decreased egg quality, leads to decreased chances of getting pregnant, higher miscarriage rate, और जो बेबीज होते हैं वो सारे लो बर्थ वेट होते हैं. सो प्रेगनेंसी की भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है. एंड अल्कोहल के साथ तो बच्चे जो है वो मेंटली एंड बिहेवियरली अफेक्टेड होते हैं, जिसको बहुत कॉमनली फीटल अल्कोहल सिंड्रोम भी कहते हैं. सो एनी काइंड ऑफ ड्रग अब्यूज शुड बी अवॉइडेड बाय ऑल द कपल्स who are trying to get pregnant or are pregnant. हाँ, अभी recent WHO का डेटा भी आया which says that no amount of alcohol is actually good for human health. Absolutely right. Dr. Rhythm, very important question from recent days. मैंने देखा है आजकल सोशल मीडिया पे ना लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं मैस्टरबेशन को. वो बोलते हैं कि इट इज़ नो मोर अ स्टिग्मा एंड एवरीवन शुड डू इट नाउ, जिसकी वजह से जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ एवरीबडी इज़ समवेयर इन्वॉल्व इन मैस्टरबेशन. तो क्या मैस्टरबेशन एक सही चीज़ है और क्या इससे आपकी फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है? वेल, ये बात बोलना दैट इट इज़ नॉट अ टैबू, इट इज़ ओके. प्रमोशन या हर किसी को करना चाहिए, प्रोबब्ली दैट्स नॉट द राइट थिंग. बट व्हेन वी टॉक ऑफ कपल्स हु आर मैरिड एंड हु आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, इन दोनों केसेस में अगर कपल मैस्टरबेशन पे ज़्यादा फोकस करें, सो देर इज़ सम सेंस ऑफ सेक्शुअल डिसफंक्शन, देर इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट राइट और देर इज़ नो सेक्शुअल हार्मनी. तो ये उसको इंडिकेट करता है. एंड अगर ये उसको इंडिकेट करता है तो प्रोबेबली हमें ऐसे कपल से इंटरेक्ट करते हुए लगता है कि कॉइटल फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही होगी. और जब कॉइटल फ्रीक्वेंसी अफेक्ट हो रही तो प्रेगनेंसी के चांसेस पुअर होंगे. डायरेक्ट कोरिलेशन की मैस्टरबेशन ज़्यादा करने से प्रेगनेंसी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है. एंड हमने बात किया था कि बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन से ठीक है स्पर्म क्वालिटी पे इफेक्ट होता है, बट मोर सो इट अफेक्ट्स द साइकोलॉजी. सेकेंड, विद द फीमेल्स ऑल्सो, it is a myth that if females masturbate while trying for pregnancy, the chances are hampered. ऐसा नहीं है. सेक्शुअल इंटरकोर्स से भी और मैस्टरबेशन से भी द सेम सेट ऑफ हॉर्मोन्स आर रिलीज.
जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस करते हैं, वजाइनल कंट्रैक्शंस करते हैं, बट उसकी वजह से सीमन का लीकेज बढ़ेगा, दैट्स रॉन्ग. उसकी वजह से सीमन का ट्रांसपोर्ट प्रमोट होगा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. So per se, female arousal is not necessary for having a pregnancy. Female masturbation will not lead to negative chances of pregnancy. But yes, too much of masturbation do reflect some kind of psychological or psychosexual problem between the couples that needs to be sorted for long run. And we should not just hurry up with giving them a baby. Okay. उस चीज़ को भी एड्रेस करना आई थिंक ज़रूरी है. अच्छा डॉक्टर रिदम, मैं ना आपको एक रियल इंसिडेंस बताता हूँ. मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम तो नहीं ले पाऊंगा फॉर अ वैलिड रीज़न. वो ना प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा था. वो सही टाइम पर इंटरकोर्स भी कर रहा था. तो उसके ने वाइफ की पीरियड मिस हुए 30 दिन बाद जो होता है करीबन. फिर एक और पीरियड मिस हुए, और वो इस दौरान ना इंटरकोर्स करे जा रहा था. फिर उसको किसी ने बोला कि यार 2 मिस हो गए हैं पीरियड, क्या पता प्रेगनेंसी आ गई हो, तो किसी गायनेक से क्यों नहीं मिलता है, वो तेरे को बताया कि प्रेगनेंसी आई है कि नहीं आई है. और जब वो गया गायनेक से मिला तो पता चला कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और उसकी वाइफ को प्रेग्नेंट हुए 1 महीना हो चुका है. मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई बार ना कई लोग बोलते हैं देयर आर साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे वॉमिटिंग. कई लोग बोलते हैं जैसे आप प्रेग्नेंट हो गए ना आपको वॉमिटिंग आ जाएगी. ऐसा सच है क्या? So well, I don't know the history of your friend, but ऐसे बहुत कपल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, वाइफ की साइकिल्स रेगुलर नहीं होती है. सो फॉर दैम मिसिंग पीरियड इज जस्ट नॉट प्रेगनेंसी. और वो ट्राई भी जब कर रहे होते हैं, वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, कभी छोड़ रहे होते हैं, कभी ले रहे होते हैं, तो उसके चलते एक साइक्लिकलिटी शायद एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाती. सो मिसिंग आउट पीरियड इज नॉट जस्ट कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, पहली बात. दूसरी बात, हम अगर साइंस की बात करते हैं, साइंस, हाँ बेसिकली, तो हम साइंस जो है वो हर किसी में एक तो अलग आते हैं. दूसरा, जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती है, प्रेगनेंसी का हार्मोन बढ़ता है, उसके लेवल ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से डिफरेंट साइंस होते हैं. वेल, अगर हम शुरुआती साइंस की बात करें, पीरियड मिस होने के अराउंड की बात करते हैं, तो उस टाइम पे हल्के क्रैम्प्स होना, ब्रेस्ट हेवीनेस होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस होना, हाथों पैरों में सूजन महसूस होना, ये कॉमनली फीमेल को हो सकते हैं, पर ये बिल्कुल पीएमएस जैसे होते हैं. सो प्रेगनेंसी साइंस एंड पीएमएस आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट प्रेगनेंसी के साइंस थोड़े ज़्यादा होते हैं. एंड व्हेन दे मिस आउट ऑन अ पीरियड और फिर वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तब पता चलता है कि प्रेगनेंसी है. एंड वॉमिटिंग की जहाँ तक बात है, वॉमिटिंग यूजुअली प्रेगनेंसी के 6 हफ्ते के करीब स्टार्ट होते थे, यानी मिस होने के अराउंड 1.5-2 हफ्ते बाद वॉमिटिंग स्टार्ट होती है. वॉमिटिंग ज़रूरी नहीं है सबको हो. सो वॉमिटिंग इज़ अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी, बट ये थोड़ा लेट आता है. ये नहीं कि बिल्कुल मिस होते ही आ जाएगा या मिस होने से पहले वॉमिटिंग के साइंस आएंगे. सो वॉमिटिंग हो सकता है और ज़रूरी नहीं है कि सबको हो. सो दीज आर द थिंग्स, बट सर्टनली आजकल किट जो अवेलेबल है प्रेगनेंसी टेस्ट की, उससे कभी भी कोई चेक कर सकता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं. एंड ब्लड लेवल्स हो सकते हैं, जो ऑफकोर्स उनकी गायनेकोलॉजिस्ट ने कराए भी होंगे. बीटा एचसीजी एक हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी का हार्मोन है, जिसके लेवल्स अगर पॉजिटिव हैं तो मतलब प्रेगनेंसी है, अगर उसके लेवल्स 5 से कम है तो मतलब नेगेटिव प्रेगनेंसी. तो घर बैठे हुए कोई जानना चाहता है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, तो सबसे आसान तरीका क्या है? किट, प्रेगनेंसी किट, क्या बोलते हैं उसे? यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी किट आती है, जिसके अंदर यूरिन की 3-4 ड्रॉप्स डाली जाती हैं, और अगर उस पर 2 लाइन आती है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी पॉजिटिव है. अगर सिंगल लाइन आती है तो नेगेटिव है. अगर फेंट लाइन आती है तो भी पॉजिटिव है, बट उसके फिर हमें लेवल्स ब्लड में कराने चाहिए. तो ये जो किट है ये 99% जो है सही बताती है. किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है, और हो सकता है आपके फ्रेंड के साथ भी हुआ, कि किट नेगेटिव होती है बट एक्चुअली पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट होते हैं. तो उनके लेवल्स या तो किट ढंग से डिटेक्ट नहीं कर पाती है, या लेवल्स बहुत कम होते हैं, या किट का कोई डिफेक्ट होता है जिसके चलते वो किट में शो नहीं करता. सो यही हार्मोन जो किट मेजर कर रही है यूरिन में, ये एक फीमेल ब्लड में हम मेजर करते हैं, जिसको बीटा एचसीजी कहते हैं. सो घर बैठे प्रेगनेंसी किट बहुत आसानी से बता सकती है कि प्रेगनेंसी है. फिर भी डाउट होता है और अगर लगता है कि ये सारे सिम्टम्स हैं जो हमने बात करा, ब्रेस्ट हेवीनेस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, वजाइनल एरिया में भारीपन, नोजिया, वॉमिटिंग, सो इन सब के चलते ब्लड टेस्ट कराया जा सकता है. अच्छा, आपने ब्लड टेस्ट कराया या फिर आपने यूपीटी करा और आपको पता चला कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उसके बाद आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? वेल, अगर
किसी ने कंसीव कर लिया है तो इम्पॉर्टेंट है कि पहले क्या हिस्ट्री रही है। अगर कोई हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज है, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है ये जिसमें कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, एक फीमेल को मान लीजिए बीपी है, शुगर है, या फिर उनको पहले कोई सर्जरी हुई है, कोई रसौली रही है, कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, इन सब केसेस में क्या होता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते ही एक कपल को एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए जो ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट कर सके, देख सके कि उन्हें कोई तुरंत दवाई की ज़रूरत है या नहीं। दूसरी चीज़ होती है फॉलिक एसिड। बहुत सारे लोग जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं वो फॉलिक एसिड ले रहे होते हैं, बट जिनकी प्रेगनेंसी जो है अनप्लान्ड होती है वो ये सप्लीमेंटल वाइटामिन नहीं ले रहे होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट होता है बेबी की ग्रोथ के लिए, स्पेशली बेबी की जो ब्रेन की डेवलपमेंट और स्पाइन की डेवलपमेंट है उसके लिए। सो फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन शुड बी स्टार्टेड। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है वन शुड सी अ डॉक्टर। मैंने बहुत लोगों को देखा है एक्चुअली में, जैसे प्रेगनेंसी का टेस्ट आता है और पता पॉजिटिव है, कई लोग ना घर के बाहर नहीं निकलते हैं। घर की कुछ बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि आप घर पे रहें, घर का खाना खाएं और उससे आपका ध्यान रखा जाएगा। जब फाइनली आपका बड़ा बच्चा हो जाएगा तब आप डिलीवरी के लिए डॉक्टर के पास जाएं। सो वेल सिनेरियोज हैव रिवर्स्ड। पुराने टाइम में ऐसा होता था क्योंकि एक तो मेडिकल फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल नहीं थी, दूसरा ये था कि अल्ट्रासाउंड इतने फ्रीक्वेंटली नहीं होते थे। तो एक ये धारणा होती थी कि प्रेगनेंसी आ गई तो कुछ नहीं करना है, सीधा हम जाके 5वें 6ठे महीने पे दिखा लेंगे, बुकिंग करा लेंगे कहीं पर डिलीवरी के लिए, और तभी एक अल्ट्रासाउंड हो जाएगा जो बता देगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। दीज डेज जो आजकल केयर है प्रेगनेंसी की वो एक रिवर्स डायरेक्शन में होती है कि जितने टेस्ट जितने अल्ट्रासाउंड हम शुरू में कर लें ये देखने के लिए कि प्रेगनेंसी एक तो हाई रिस्क तो नहीं है, दूसरा बेबी की ग्रोथ ठीक हो गई है, प्रेगनेंसी सही जगह एस्टैब्लिश हो गई है, बच्चे में किसी तरह का कोई जेनेटिक रिस्क तो नहीं है, कोई बेबी में कोई मैल्फॉर्मेशन तो नहीं है, कोई बनावटी विकार तो नहीं है। ये सब हम शुरू के पहले तो 3 महीने के अल्ट्रासाउंड पे और उसके बाद जो 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड है तब तक क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो अगर ये सब कुछ सॉर्टेड है तो मोस्टली प्रेगनेंसी जो है वो ठीक निकलती है। पहले के टाइम में आपने सुना होगा बच्चे भी ज़्यादा होते थे, अबॉर्शन भी ज़्यादा होते थे। तो ये केयर होने से एक तो मिसकैरेज रेट कम हो गया, दूसरा मदर की हेल्थ जो है वो बेटर हो सकती है। सो प्रेगनेंसी आते ही मिलना हमेशा एडवाइजेबल है एज कम्पेयर टू बाद में दिखाना। जहाँ तक घर से बाहर निकलने की बात है, आजकल बहुत सारी मदर्स जो है वो वर्किंग होती है, दे कैन कंटिन्यू देयर वर्क अगर वो किसी जॉब में एम्प्लॉयड है। और दूसरा बीमार नहीं होना होता तो वो तो एक वैलिड चीज़ है कि बाहर के खाने से या फिर आप क्राउडेड एरिया से कोई इन्फेक्शन ना कैच कर ले, इसलिए। सो डॉक्टर रिदम, अभी हमने प्रेगनेंसी कैसे प्लान करनी चाहिए और प्रेगनेंसी कैसे आती है और कैसे डिटेक्ट करते हैं ये सारी बातें कर चुके हैं। अभी हम शो के लास्ट मोड पे आ गए हैं, तो आपकी तरफ से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपकी तरफ से क्या टिप्स हैं उनके लिए जो ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं? वेल फॉर कपल्स हु हैव बीन ट्राइंग, उनके लिए देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने लाइफस्टाइल में क्या सुधार कर सकते हैं। सो गुड डाइट एंड एन एक्सरसाइज रूटीन दैट इज़ वेरी रेलिवेंट फॉर बोथ द एग एंड द स्पर्म हेल्थ। सेकेंड, अपना साइकिल लेंथ कैलकुलेट करें, फर्टाइल विंडो कैलकुलेट करें और उस टाइम पे ट्राई करें। थर्ड, कीप इंटरकोर्स कैजुअल बट दे हैव टू बी इन द फर्टाइल डेज, सो इंटरकोर्स उन दिनों पे होना चाहिए। फोर्थ, दे शुड अवॉइड एनी काइंड ऑफ ड्रग्स एज वी स्पोक ऑफ, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज, ये सब चीज़ें छोड़नी चाहिए। एंड फिफ्थ, अगर ट्राई करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया तो एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिले, बिकॉज sometimes you don't know what the reason are and they can help you to find out the reason and give you a treatment for that। और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो 1 साल का वेट नहीं करना चाहिए, तो जल्दी दिखाना चाहिए। और पहले से अगर कभी कोई हार्मोनल दिक्कत रही है, पीरियड्स की इरेगुलरिटी है, सिस्ट रहे हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, या मेल को ऐसा लगता है कि फॉर वट एवर रीजन्स कि उनके स्पर्म काउंट में दिक्कत हो सकती है या सेक्शुअल प्रॉब्लम्स है, तो इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। एक ट्रायल पीरियड का भी वेट नहीं करना चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। So thank you so much Dr. Ridham for the detailed discussion about female and male health। कैसे प्रेगनेंसी प्लान करें, किस समय करें, और अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो क्या चीज़ें करनी चाहिए। आई हैव लर्नड अ लॉट टुडे। प्रॉब्ली हमारी ऑडियंस ने भी आज काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आपके दिमाग में कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें,
हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उन सब चीज़ों का आंसर करें। वेल ये हमारे पॉडकास्ट का फर्स्ट एपिसोड है और इसमें हमने बात किया अबाउट गेटिंग प्रेग्नेंट, बट आगे हम लेके आएंगे आपके लिए और एपिसोड्स जो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने में एंड प्रेगनेंसी की जर्नी के दौरान आपके कॉमन डाउट्स को आंसर करने में हेल्प करेंगे। सो कीप फॉलोइंग दिस स्पेस। और हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से शेयर कीजिए, वो आर इन नीड ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।